इंडस इंड बैंक क्या कोलैप्स हो जाएगा? क्या इसमें फ्रॉड हुआ है? क्या इसमें स्कैम हुआ है? हाल ही में इसमें इतने सारे लॉसेस क्यों हुए हैं? अगर इसमें जितने भी डिपॉजिटर्स का पैसा है, क्या वो अब डिपॉजिटर्स को नहीं मिलेगा? कितना बड़ा खतरा है? आई एम श्योर पिछले कुछ दिनों से आप ये न्यूज़ सुन रहे होंगे। आज के सेशन में ये सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम डिटेल में ये समझेंगे कि एक्चुअली में इंडस इंड बैंक में क्या हुआ है और कैसे हुआ है, और काफ़ी टाइम से चल रहा था, कितने टाइम से चल रहा था कि आज इतनी बुरी हालत जो है, अचानक से इतना बड़ा नंबर हमारे सामने आया है, शेयर्स गिर गए हैं, डिपॉजिटर्स घबराए हुए हैं। तो एक्चुअली में क्या रीज़न है उस चीज़ का? आरबीआई ने क्या बोला है? क्या डिपॉजिटर के पैसे सेफ हैं या नहीं? तो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं। आखिरी में अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो आपके बैंकिंग एग्जाम में काम आने वाले हैं, जो मैं इस सेशन के एंड में डिस्कस करूंगी। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। जस्ट मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कवर किया है कि इंडसइंड बैंक को जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि बैंक जो है किस तरीके से काम करते हैं। हम सबको पता है कि बैंक आपका डिपॉजिट लेते हैं और फिर आगे बहुत सारे लोगों को क्रेडिट यानी लोन में पैसा देते हैं। जब बैंक लोन में पैसा देते हैं उस पर कुछ ब्याज कमाते हैं और वही बैंक की मेन कमाई होती है। हालांकि बैंक और भी अलग अलग तरीक़ों से कमाते हैं। आजकल तो बैंक ट्रेडिंग में भी पैसा लगाते हैं। सो बैंक के पैसे कमाने के अलग अलग तरीके हैं, बट एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम बैंक का ये होता है कि बैंक लोन देता है, वहां से ब्याज जो भी आता है वो बैंक की कमाई होती है। हालांकि मैंने बोला कि ट्रेडिंग वगैरह के लिए भी बैंक देता है, तो ये हमें एक बैंक का नॉर्मल जहां से बैंक कमाता है पैसा वो पता होना चाहिए। आप सभी को पता है कि आजकल हर एक बैंक अपने बैंकों में जितने भी रिस्क होते हैं, बैंक अच्छे से जो है काम करे, कोई रिस्क वगैरह ना पड़े, उसके लिए बैंकों को क्या चाहिए होती है? फंडिंग चाहिए होती है। और यहाँ पर मैं फॉरेक्स फंडिंग की बात करूँगी, क्योंकि ये जो पूरा ये जो मामला है ये फॉरेक्स फंडिंग का है। आपने फॉरेक्स डेरिवेटिव का नाम सुना होगा, फॉरेक्स फंडिंग का नाम सुना होगा। सो उसमें जो है कुछ गड़बड़ हुई है, जिसकी वजह से ये पूरी न्यूज़ आज हम सुन रहे हैं। अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूँ तो अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हुई है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है। अकाउंटिंग आप इस तरीके से समझिए कि मैं किसी चीज़ में बहुत सालों से पैसा लगा रही हूँ और मुझे उससे कितना फायदा, जैसे मुझे उस चीज से 100 रुपए का फायदा हो रहा है, पर मैं अपनी बैलेंस शीट में या फिर जहां पर भी मैं लिखती हूं कि मुझे कितने रुपए का फायदा हो रहा है, उसमें मैं दिखा रही हूं कि 150 रुपए का फायदा हो रहा है। एक्चुअली में मुझे 100 रुपए का फायदा रहा है। तो यानी मेरी अकाउंटिंग गलत है, मैं उसको लिख गलत रही हूं, मैं प्रॉफिट गलत शो कर रही हूं। तो काफी सालों से जब मेरा प्रॉफिट मैं गलत शो कर रही हूं, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरे को रियलिटी हिट करेगी, जब मुझे पता चलेगा कि पिछले इतने सालों से जो मैं प्रॉफिट बना रही थी वो एक्चुअली में उतना प्रॉफिट नहीं है। अकाउंटिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर सामने आया है। अब यहाँ पर उसी की हम बात करते हैं। पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि बहुत सारे बैंक्स ना यहाँ पर फॉरेन फंडिंग जो है उठाते हैं या फिर फॉरेन फंडिंग उठाते हैं। फॉरेन फंडिंग में ऐसा होता है कि आपने बोरो कर लिया बाहर से पैसा, आपको डॉलर चाहिए तो आपने डॉलर बोरो कर लिया, या फिर आप बहुत सारे एनआरआईज को भी बोल सकते हो कि यहाँ पर आपके यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाना। अलग अलग तरीक़ों से जो है फॉरेन फंडिंग यहाँ पर आती है, ठीक है। और इसी फॉरेन फंडिंग से या फिर क्या होता है जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर एक शब्द भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पहले ही यहाँ पर जो है एक शब्द लिखा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा जो है यूज़ हो रहा है, उसको हम यहाँ पर फॉरेन डेरिवेटिव मार्केट से रिलेट करते हैं। उसका मतलब ये है कि डॉलर्स का खरीदना और बेचना जो है बैंकों द्वारा किया जाता है। जब उनका जो दाम होता है ऊपर बढ़ता है तो बैंकों को कुछ प्रॉफिट हो जाता है, तो इस तरीके से डॉलर्स का खरीदना और बेचना करते हैं बैंक्स ताकि कुछ प्रॉफिट कमा सकें। इसी प्रॉफिट की अकाउंटिंग में, इसी प्रॉफिट की कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट जितना हुआ है उससे ज़्यादा दिखाया गया है। और एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम इंडसइंड बैंक के साथ हुई है। अब आपको स्टॉक मार्केट तो पता ही है कि किसी भी कंपनी
किसी भी कोई भी कंपनी जो है स्टॉक मार्केट में उतना ही शेयर्स में उतना ही बेटर परफॉर्म करेगी जिस हिसाब से वो चल रही है, जिस हिसाब से उसका प्रॉफिट चल रहा है। तो जिस हिसाब से इंडसइंड बैंक अपना प्रॉफिट दिखा रहा था, उसके शेयर्स अच्छे चल रहे थे। जैसे ही अकाउंटिंग का वो जो प्रॉब्लम था या जो रियलिटी सामने आई, उसके शेयर जो हैं गिर गए, क्योंकि सबको पता चल गया कि ये प्रॉफिट जो है वो गलत शो कर रहे थे। इसीलिए शेयर मार्केट में जो इसके शेयर्स हैं वो गिरे हैं और ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि किस तरीके से ये डॉलर का, फॉरेक्स का खरीदना बेचना किया जाता है बैंकों द्वारा, और एक्चुअली में अभी अकाउंटिंग की प्रॉब्लम की वजह से ये सारी प्रॉब्लम इंडसइंड बैंक के साथ हुई है। थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, ये अलग अलग न्यूज़पेपर से जो है मैंने यहाँ पर न्यूज़ उठाई हैं, उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखेगा, इंडसइंड बैंक फेस सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज लिंक टू करेंसी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो डिस्क्रिपेंसीज ये ऐसा नहीं है कि आज से ही शुरू हुई है, प्रॉब्लम्स 5-7 साल से जो है ये चल रही थी। इसके बहुत सारे फाइनेंशियल इम्पैक्ट हैं। बहुत सारे लोगों ने 1600 करोड़, किसी ने 2100 करोड़, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिपोर्ट्स ने अलग अलग बोला है कि यहाँ पर बहुत सारे करोड़ रुपए जो हैं यहाँ पर लूज किए हैं। बैंक की नेटवर्थ काफ़ी ज़्यादा जो है इससे गिरी है, अराउंड 2.35% जो बैंक की, इंडसइंड बैंक की वर्थ थी वो नीचे गिरी है इन सारी चीज़ों की वजह से। इसका अगेन मैंने बोला कि रूट कॉज क्या था, वैल्यूएशन डिस्क्रिपेंसीज, अगेन जो हम काउंटिंग में जो कर रहे थे वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आई है। ठीक है, फेलियर इज द इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट दीज इश्यूज टाइमली लीडिंग टू अ प्रोलॉन्ग्ड इनएक्यूरेसीज। तो टाइम पर इनको ठीक नहीं किया गया। आज मैं बोल रही हूँ कि मैं गलत प्रॉफिट अपना दिखा रही हूँ, अगर आज मैंने उसी को साथ साथ सॉल्व कर लिया होता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम ये ना होती। काफ़ी सालों से इन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया गया, इसीलिए ये प्रॉब्लम हुई है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता भी था कि इंडसइंड बैंक में ये सब चल रहा है। इसीलिए आपने कुछ महीने पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि जिन लोगों को पता था उन लोगों ने इंडसइंड बैंक के जो शेयर्स हैं वो बेच दिए, अपना पैसा निकाल लिया। इस तरीके की भी न्यूज़ आई थी। जब ऐसा होता है तो जनरली ये इसी को संकेत करता है कि बैंक में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है, और फ्यूचर में हमें 2-3-4 महीनों में ऐसी न्यूज़ आ ही जाती है कि या तो कोई बैंक करप्ट हो गया, कोई कोलैप्स हो गया, किसी के शेयर्स गिर गए, डिपॉजिटर्स को वो पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह। ओके, सो मैंने आपको जैसा कि बताया कि 5-7 साल से प्रॉब्लम चल रही है, बट इस प्रॉब्लम का आरबीआई को यहाँ पर 2023 में पता चला। उसके बाद आरबीआई ने बहुत सारे एक्शंस भी लिए। आरबीआई ने बोला भी कि आप जो है इंटरनल रिव्यू भी आरबीआई ने कई करवाए, कि इंडसइंड बैंक में अपनी टीम को भी भेजा कि बहुत सारी चीज़ें आप करिए, आप रिव्यू कर आइए। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं करी गई, वरना आप देखो 2023 में आरबीआई को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और आज हम 25 में खड़े हैं, तो 1.5 साल करीबन कुछ ऐसी सॉलिड चीज़ हो नहीं पाई। ठीक है, सो कुछ बहुत अच्छा यहाँ पर नहीं हो पाया। अभी क्या करेक्टिव एक्शंस हैं? तो करेक्टिव एक्शंस के लिए जितने भी इंटरनल डेरिवेटिव ट्रेड्स हैं अनवाउंड एज April 1, 2024, यहाँ पर बोला गया है कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी में भी शिफ्ट करेंगे। शिफ्टेड कंप्लीटली टू हेजिंग फॉरेन करेंसी बोरोइंग थ्रू एक्सटर्नल काउंटर पार्टीज। तो हेजिंग पे थोड़ा सा, ताकि लॉसेस वगैरह हो उसको ठीक किया जा सके। ऑडिट मेजर्स के लिए एजेंसीज ने, आरबीआई ने कुछ लोगों को भी अपॉइंट किया है ताकि ऑडिटिंग अच्छे से हो सके। सो यही सारे मेजर्स हैं। किसी भी बैंक में कोई भी दिक्कत आ जाती है, ये सिमिलर से ही मेजर्स फॉलो करे जाते हैं। अभी के लिए अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि डिपॉजिटर्स को कितना खतरा है, तो आरबीआई ने ये बयान दिया है कि डिपॉजिटर्स को ज़्यादा खतरा नहीं है, तो डिपॉजिटर्स चिंता ना करें, ऐसा आरबीआई की तरफ से बयान आया है। ये मुझे आज के सेशन में आपको बताना था। बाकी मैं आपको बहुत सारी न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन भी दिखाऊंगी, बट उससे पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है। इंडसइंड बैंक ने रिसेंटली रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज रिलेटेड टू विच स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉजिंग द सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉस। क्या इक्विटी शेयर्स की वजह से है, कॉर्पोरेट बॉन्ड की वजह से ये जो भी डिस्क्रिपेंसी हुआ है या दिक्कत हुआ है, गवर्नमेंट बॉन्ड की वजह से, करेंसी डेरिवेटिव की वजह से, या फिर कमोडिटी फ्यूचर की वजह से? सिंपल सा सवाल है, मैंने अभी बताया भी है, करेंसी डेरिवेटिव जो है इसका सही जवाब है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, बट उससे पहले मैं आप सभी को दिखाना भी चाहती हूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हो तो एक तरीका होता है उस न्यूज़ को कवर करने के लिए। उस न्यूज़ को कवर करने के लिए एक तरीका होता है, और यहाँ पर वो जो तरीका है हाँ जी, ओके,
हाँ जी, तो एक तरीका होता है, वो तरीका क्या होता है कि आप जो भी टॉपिक चल रहा है, जैसे इंडसइंड बैंक का जो है ये इशू चल रहा है, सिर्फ आप इंडस, ये मैंने अलग से डाला है, बट आप सिर्फ इंडसइंड बैंक डालिए और न्यूज़ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जब आप न्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स के द्वारा कवर किए हुए आ जाएंगे। जिस न्यूज़पेपर पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा जो है सोल्यूशन है या एक अच्छा अखबार है, इकोनॉमिक टाइम्स एक अच्छा अखबार है, मिंट एक अच्छा अखबार है, बिजनेस स्टैंडर्ड एक अच्छा अखबार है। आप इनमें से कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमी वाली न्यूज़ जानने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के इस आर्टिकल पर क्लिक करती हूँ और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है डेरिवेटिव लॉस ऑफ 2100 करोड़ रुपीस हुआ है। इंडस बैंक का जो शेयर है वो भी इंडस इंड बैंक का जो शेयर है वो भी 27% गिरा है। यही मैंने आज की हेडिंग में भी लिया था, 2100 करोड़ का जो डेरिवेटिव लॉस हुआ है इंडस, ठीक है। सो यही मैंने यहाँ पर लिया था। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कोई भी चीज़ कवर करनी होती है, अगर आप खुद से भी कवर कर रहे हैं, न्यूज़ वाले सेक्शन में जाइए, जो आपको सबसे अच्छा आर्टिकल लग रहा है, लेजिट सोर्स लग रहा है, उस एक आर्टिकल को आप पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब वापस आते हैं और अपने दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं आप सभी के लिए। अच्छा, ओ आई एम रियली सॉरी, देयर इज ओनली वन क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई थी, राइट। उसके अलावा मैं आपको फटाफट बता देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आरबीआई या नाबार्ड की, तो हमारे कोर्सेज ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, आप इनमें एनरोल कर सकते हो। उसके अलावा अभी एक पीएनबी की भी पोस्ट आई थी जिसका कोर्सेज हमारे यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये सारी ही क्लासेस बैंक महापैक प्लस में भी आपको मिलेंगी, जो ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है। यानी अगर आप बैंक महापैक प्लस लेते हैं तो उसमें आपको 15 से ज़्यादा एग्जाम्स मिलेंगे। ये सारे एग्जाम्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये भी प्लस बैंक के बहुत सारे एग्जाम्स, एसबीआई वगैरह के, आपको सारी चीज़ें बैंक महापैक प्लस में मिलेंगी। वो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं अंडर 24/7 के एप्लीकेशन पर जाके, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करके रेट करके रेगुलेटरी बॉडीज़ अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम जो भी बैंक महापैक प्लस पे क्लिक करना है, Y674 ये कोड यूज़ करना है जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है किसी भी करंट अफेयर के टॉपिक के लिए, आप मुझसे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।